Everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishi Totalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar, representing the subject Power System Planning and Design, SEM 8 Electrical. So, in which we already started our unit 7th as a Power System Planning, in which we discussed that the method for the power system planning as well as type of the forecasting of the power system planning, in which there are three types जो कि लॉन्ग, शॉर्ट एंड मीडियम डिस्ट्रीब्यूशन फोरकास्टिंग की हमने बात की थी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो भी हमारा इसके रिगार्डिंग रहेगा वो रहेगा कि फोरकास्टिंग ऑफ द लोड एंड द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ आवर न्यू टॉपिक एज ए फोरकास्टिंग ऑफ द लोड and energy requirements. Clear? Okay, so let us start here. The basically methods जो कि फोरकास्टिंग के लिए और एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर डिमांड जो हमारी रहने वाली उसको डिस्कस करने के लिए जो मेनली 4 वेज या फिर 4 जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे फर्स्ट वन है कि लोड सर्वे मेथड, नेक्स्ट वन इज दी मेथड ऑफ एक्सट्रापोलेशन, सेम वे मैथमेटिकल मेथड एंड एनर्जी कंजप्शन मेथड। सो इंडिविजुअली हम हर एक मेथड को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक के डिस्कशन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा टॉपिक 7 मार्क के लिए टॉपिक है कि भाई फोरकास्टिंग ऑफ द लोड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, जो कि आपके सिलेबस में भी सेम टॉपिक सेम टाइटल के साथ दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा दिक्कत जैसा नहीं है, बट अब मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगा कि ये 7 मार्क का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। और ये 4 जो भी मेथड हमने यहाँ पे बताई है उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको एक्सप्लेन करना है कि इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि लोड सर्वे मेथड, जो कि भाई लोड सर्वे मेथड के अंदर क्या इंक्लूड होता है और उसके हम कैसे स्टडी उसका करते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द लोड सर्वे मेथड। तो यहाँ पे हम देखें कि भाई उसका एक ग्राफ, यहाँ पे जो सारे मेथड है वो एक काफ़ी मैथमेटिकल स्टेप्स थ्रू भी हम फॉलो करते हैं और कुछ मेथड्स है जो कि हम ग्राफ थ्रू स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोड सर्वे मेथड में क्या है कि एरिया अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोड एज वेल एज फ्यूचर लोड जो कि फोरकास्ट करने वाले हैं उसके ऊपर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। जो उसका एक जो एरिया बनता है, जो कि लोड सर्वे में क्या होता है कि आपका जो भी टोटल लोड है जो कि अभी एग्जिस्टिंग या फिर करंटली हम जितना लोड यूटिलाइजेशन में है उसको और हमारी फ्यूचर डिमांड को, उन दोनों को एक साथ हम जस्टिफाई करेंगे और उसे ग्राफ में प्लॉट करते, तो जितना एरिया कवर होता है उसके अंदर उसके हिसाब से हम स्टडी करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर द कंज्यूमर ग्रुप दैट आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू दी रेसिडेंशियल, डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल, जो कि और इंडस्ट्रियल वो हम बेसिकली जानते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोड के हमारे जो कंज्यूमर है, लोड एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो पर्टिकुलरली कंज्यूमर उसके जो है कि उसकी यूटिलाइजेशन करने वाले उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये जो मेथड है फोरकास्टिंग की जो कि लोड सर्वे मेथड, वो नेक्स्ट कितने ईयर तक, मतलब कि 4 to 6 ईयर के स्पान के लिए हम जो भी लोड का इंक्रीमेंट होने वाला है या फिर लोड बढ़ने वाला है, जो कि ये सारी जो कैटेगरी तो हमने अभी यहाँ पे बताई कि उस हिसाब से हमारे जो कंज्यूमर है वो उस टाइप्स के रहते हैं, उसमें से कोई एक ही रहेगा, तो उसके हिसाब से जो वेरी होने वाला है उस हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। और ये लोड सर्वे मेथड पर्टिकुलरली लोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको सबसे समझने वाली चीज़ है कि भाई लोड की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उस हिसाब से हम जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉस इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% इज देयर, बिकॉज ऑलवेज वी ऑल्सो नो दैट कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉस इज ऑलवेज देयर, दैट शुड बी पर्टिकुलरली इन दिस मेथड लोड सर्वे मेथड इट इज अराउंड 10 to 15%। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट जो बनता है लोड मेथड फॉर एक्स्ट्रापोलेशन। क्लियर? तो एक्स्ट्रापोलेशन शायद आपने मैथमेटिकल टर्म्स में या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन एक्स्ट्रापोलेशन का आपने शायद कहीं पे देखा हो या पढ़ा हो। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे मैं आपको एक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूँगा कि ये भाई मेथड फॉर द एक्स्ट्रापोलेशन में क्या है कि दिस मेथड इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस रिकॉर्ड एंड यूज into the comparison point of view for the increase of the demand and consumption during the previous years. Clear? For particular time span or particular period of the forecast. क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज़ हमें पता है कि भाई ये डेटा कौन सा रहेगा जो कि प्रीवियसली जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, अभी जो यूज़ हो रहा है,
और हमारे जो उसकी कितनी जो हमारी रिक्वायरमेंट या फिर डिमांड बढ़ने वाली है उसके ऊपर से हम फोरकास्टिंग करने वाले हैं, जिसे हम एक्सट्रापोलेशन मेथड से एलाबरेट करेंगे। ठीक है, तो एक्सट्रापोलेशन मेथड क्या करती है कि भाई एक्सट्रापोलेशन का जो रेट रहता है वो फ्यूचर एस्टिमेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें ऑब्वियस है या फिर बट ऑब्वियस है कि हमें पता है कि एक्सट्रापोलेशन हम क्यों करते हैं। तो भाई इसकी जो सम हम लेते हैं कि भाई फॉर दिस टाइम स्पान या फिर दिस पीरियड डेट विल बी इंक्रीज अप टू दिस वैल्यू। क्लियर? ओके। और एक्सट्रापोलेशन की अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू दूसरी टर्म में मैं बात करना चाहूँ तो ये भी मैं बता सकता हूँ कि भाई ये स्टैटिस्टिकल मेथड जो है फॉर प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर एज वेल एज प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर लोड एंड फ्यूचर कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? सो आपका लोड कर्व है वो किसके अगेंस्ट बनेगा वो भी आपको यहाँ पे समझने वाली तो बात है कि भाई कर्व ऑफ द किलोवाट जो कि आपका लोड अगेंस्ट द ईयर्स ऑफ द कर्व दैट एनर्जी कंज्यूम्स अगेंस्ट दी दैट ईयर्स शुड बी प्लॉटेड। मतलब कि वाई एक्सिस पे क्या रहेगा आपकी एनर्जी कंज्यूम और एक्स एक्सिस पे रहेगा आपका जो कि कितने ईयर तक हम कितने ईयर के स्पान के लिए हम ये चीज़ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सट्रापोलेशन की बात हुई। क्लियर? ओके, लेट अस स्टार्ट विथ दी नेक्स्ट पॉइंट। जो इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि भाई नेक्स्ट मेथड जो हमारी है वो बनती है मैथमेटिकल मेथड। क्लियर? ओके, सो मैथमेटिकल मेथड जो है उसके अंदर हम जो कर्व प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि डेटा ऑफ द एनर्जी दैट कंज्यूम ऑफ द सो मैथमेटिकल मेथड की हम बात कर रहे थे कि भाई दिस मेथड कर्व्स आर प्लॉटेड बिटवीन द डेटा ऑफ द एनर्जी कंजप्टेड इनटू द प्रीवियस ईयर्स। क्लियर? एक मिनट। हाँ, सो यहाँ पे हम बात करें कि डेटा ऑफ और दैट एनर्जी शुड बी कंज्यूम दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर्स। क्लियर? तो यहाँ पे जो कि लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल कर्व हम ड्रॉ करते जो कि पर्टिकुलर इस मेथड के अंदर हम लीनियर और एक्सपोनेंशियल ग्राफ प्लॉट करते हैं। और ये कहाँ पे एक्चुअली यूजफुल है या फिर ये मेथड कहाँ पे एप्लीकेबल है तो पर्टिकुलरली जहाँ पे आपको एडिक्वेट स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल है फॉर इनफ लॉन्ग टाइम या फिर सफिशिएंट लॉन्ग पीरियड फॉर दी पास्ट कंजप्शन इज अवेलेबल। मतलब कि आपको पुराना डेटा आपके पास टोटली टू द पॉइंट सारे के सारे डेटा जो अगर आपके पास अवेलेबल है एट दैट टाइम आप क्या कर सकते हो कि उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। और वो ग्राफ जो कि पर्टिकुलरली लीनियर या फिर एक्सपोनेंशियल ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट होगा और उसके हिसाब से हम एनालाइज करने के बाद हमारा फोरकास्टिंग करेंगे। ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन इज दी एनर्जी कंजप्शन। तो एनर्जी कंजप्शन मतलब कि जो हमारा यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ कि भाई ये जो एनर्जी कंजप्शन है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट दिस स्पेसिफिक ईयरली पावर कंजप्ट डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर इन द कंट्री बिकॉज एनर्जी कंजप्शन इज ऑल्सो अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द नेशन एज वेल एज द स्टेट। क्लियर? तो यहाँ पे जबकि डिमांड के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो उस मतलब कि इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर जो भी चेंजेस है तो उसके ऊपर से यहाँ पे आपके इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपकी एनर्जी के यूनिट्स के जो भी चार्ज है तो उसके अंदर भी वेरिएशंस आएगा। तो उसके हिसाब से थोड़ी डिमांड में वेरिएशन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है? और यहाँ पे बैलेंस बिटवीन दी डिमांड ऑफ कॉमर्शियल लोड एंड दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग दी वेरियस एक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमिक या फिर इकोनॉमिक जो भी आपकी एक्टिविटी है उसके ऊपर अफेक्ट करता है। ठीक है? और एफिशिएंसी फॉर दैट कॉमर्शियल सोर्स इज अफेक्टिंग इनटू द इकोनॉमिक सेक्टर जो कि हम पहले भी मैंने अभी ये चीज़ वही बताई। और उसको ही अगर मैं कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ कि कॉस्ट ऑफ द एनर्जी इन रिलेशन ऑफ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो ये भी हमें पता है कि जब मैंने ये टॉपिक की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि इकोनॉमिकली जो भी आपके फैक्टर्स है उसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ऐसे अफेक्ट कर सकता है। ठीक है? और एनर्जोमेट्रिक इंडाइसिस जो कि उसका ग्राफ है तो वो पर कैपिटा कंजप्शन जो आपका है एक्चुअली ये ग्राफ किसके बिटवीन में रहेगा तो कि एनर्जी पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ द कॉमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। क्लियर?
ओके, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द एनर्जी इज ऑल्सो इनटू द रिलेशनशिप ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ टोटल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट या फिर आपको सिर्फ पावर फैक्टर आपका पावर प्लांट जनरेट करने के लिए ही एक्सपेंस नहीं लगते, उसके मेंटेनेंस के लिए या फिर उसके रूटीन जो भी आपके डेली बेसिस पे या फिर जो भी मंथली असेसमेंट आपके जो रहते हैं पावर स्टेशन के और उसके जो भी इकोनॉमिक फैक्टर हैं, तो ये सारे उसके कॉस्टिंग में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर उसके अंदर डिस्कस करने ज़रूरी बनते हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे एक फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूँ ये टॉपिक। तो यहाँ पे फोरकास्टिंग ऑफ द लोड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो इसके अंदर आपको कितनी बेसिक चीज़ें दिमाग के अंदर रखनी है कि भाई पर्टिकुलरली आपका फोरकास्टिंग ऑफ द लोड और एनर्जी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है या फिर उसको हम कैसे कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने जो 4 बेसिक मेथड है कि लोड सर्वे मेथड, मेथड ऑफ एक्सट्रापोलेशन, मैथमेटिकल मेथड एंड एनर्जी कंजप्शन, तो ये चारों फैक्टर को आप एलोबरेट करोगे। यहाँ पे काफ़ी फैक्टर्स या फिर पॉइंट्स ऐसे है कि आपको टोटली थियरी बेस ही बातें लगेगी कि सर ये तो इसके साथ कोरिलेट है और ये तो एक ही चीज़ हो रही है, बट समहाउ उसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है या फिर स्पेशलाइजेशन है कि भाई लोड सर्वे मेथड के अंदर आपको क्या करना है कि भाई आपका एग्जिस्टिंग लोड और फ्यूचर लोड को देखना है, जबकि एक्स्ट्रापोलेशन में पास्ट और करंट को देखते हैं। एज वेल एज अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई मैथमेटिकल मेथड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल या फिर लीनियर ग्राफ है जो कि स्टैटिस्टिक डेटा इज एडिक्वेटली अवेलेबल फॉर दी पर्टिकुलर टाइम पीरियड, क्लियर। और एनर्जी कंजप्शन है तो उसके अंदर आपको तो उसके अंदर आपको एनर्जी कंजप्शन के अंदर आपको इकोनॉमिक फैक्टर को डिस्कस करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज दी जनरेशन प्लानिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई ये जो टॉपिक है ये भी एक 7 मार्क के लिए या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में 3 to 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। अगर आपको 7 मार्क में पूछे तो ये सारे फैक्टर्स है उसे आपको जस्टिफाई भी करने होंगे, क्लियर। तो यहाँ पे हमें पता है कि जनरेशन के प्लानिंग की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा टोटली पावर सिस्टम प्लानिंग की बात चल रही है। तो जनरेशन प्लानिंग एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग एंड ट्रांसमिशन प्लानिंग, क्लियर। तो ये सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। तो हमने सबसे पहले लोड की बात कर ली, लोड फोरकास्टिंग और उसके एवेल्युएशन की, उसके प्लानिंग की क्या ज़रूरत है। देन आफ्टर हम आए हैं जनरेशन प्लानिंग की, और नेक्स्ट फेजेस में हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग और ट्रांसमिशन प्लानिंग भी साथ में देखेंगे। बट अभी के लिए हम जो जनरेशन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखें कि भाई जनरेशन का प्लानिंग क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी ज़रूरत क्या है। तो पर्टिकुलरली जनरेशन का मतलब क्या है कि भाई आपकी डिमांड क्या है, उससे आप फुलफिल कर पाते हो या नहीं, उसके जो भी उसके कन्वीनियंट सोर्सेज है जनरेशन के, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट है टीपीपी, तो उसके अंदर आपको कोल अवेलेबल है या नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो उसके जो भी न्यूक्लियर्स है वो अवेलेबल है या नहीं, या फिर कोई जगह पे आप हाइड्रो की बात कर रहे हो या फिर सोलर एनर्जी की बात कर रहे हो, तो जो भी एनर्जी के सोर्सेज अवेलेबल है या नहीं उसको हम देखते हैं। सेम वे उसकी साइज, पर्टिकुलरली जो आपके जनरेशन यूनिट है उसकी साइज, टाइप ऑफ द प्लांट एंड क्वालिटी ऑफ द जनरेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो दैट वी हैव टू कीप इन माइंड वाइल वी आर डिजाइनिंग द जनरेशन ऑफ प्लानिंग, क्लियर। जो कि जनरेशन का प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए देखने ज़रूरी है। तो इसके अंदर वेरियस फैक्टर्स जो कि साइट एंड लोकेशन ऑफ दी प्लांट, सबसे पहला जो बनेगा कि साइट एंड द लोकेशन। तो ये टॉपिक शायद आपको ईपीजी सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के अंदर भी ये पूरी थियरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि भाई हम पावर प्लांट या फिर उसकी साइट सिलेक्शन करते हैं तो वो हम क्यों करते हैं या फिर उसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि उसके भी बेसिक पैरामीटर जो पावर प्लांट है आपका, जैसे कि थर्मल है या फिर कोल बेस है, या फिर उसके अलावा अगर हम सोलर की बात करें, विंड की बात करें, हाइड्रो की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर की बात करें, तो सबके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। तो यहाँ पे वही सारे समराइज करने हैं आपको कि मेरी डिमांड ऐसी है, मेरे पास अवेलेबिलिटी यहाँ पे ये है, तो वो मेरी कहाँ पे मैं ये प्लांट एग्जीक्यूट कर सकता हूँ या फिर प्लांट लगा सकता हूँ, और उसके अंदर पर्टिकुलरली उसका लोकेशन, उसकी ड्रॉबैक्स की, अगर मान लो कि हम हाइड्रो की बात करें तो वहाँ पे अगर डैम टूट रहा है या फिर अगर वहाँ पे हेवी रेन की वजह से कुछ अगर हो रहा है तो पब्लिक को नुकसान ना हो, या फिर कम अगर नुकसान होता है तो
पब्लिक को प्रिवेंशन या फिर उसकी भी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू हमें सारी चीज़ें देखनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके साइट सिलेक्शन के अंदर देखनी है। नेक्स्ट वन इज दी अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूल कोस्ट। तो ये भी हम जानते हैं कि भाई फ्यूल, क्योंकि कौन सा हम पावर प्लांट यूज़ कर रहे हैं या फिर एग्जीक्यूट उस मतलब एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो प्लानिंग के अंदर ये चीज़ भी ज़रूरी है कि हमारा फ्यूल कौन सा रहेगा और उसके सोर्सेज कौन से रहेंगे। ठीक है, ओके। सेम में हमें ये भी पता है कि कोई प्लांट हम इन बिटवीन कोई सिटी एरिया के अंदर नहीं रख सकते, वो ऑलवेज रिमोट एरिया में रहता है। लाइक हमें पता है कि मुंद्रा का हमारा जो पावर प्लांट है तो वो भी आउटर साइड ऑफ दी गुजरात स्टेट, जो कि आपको वहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई वेस्टर्न गुजरात का भी जो मान लो कि वो कोस्टल एरिया है उस साइड पे है और वहाँ पे भी एक आपको डेजर्ट टाइप का एरिया है, तो वहाँ पे आपको जैसे कि लैंड बहुत कम दाम में मिलती है। सेम वे अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो ऐसे जितने भी पावर प्लांट्स हैं तो ऐसे रिमोट लोकेशंस पे या फिर सोसाइटी या फिर पब्लिक से थोड़े दूर हो ऐसी जगह पे रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंड की यूटिलाइजेशन नहीं रहती ज़्यादा, तो वहाँ पे सेफ्टी भी मेंटेन होती है। एज वेल एज वहाँ पे दूसरा प्लस पॉइंट रहता है कि भाई वहाँ पे ज़मीन या फिर लैंड की कॉस्टिंग भी कम रहती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन एट द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ द पावर। क्लियर, ओके। जो कि इसके अंदर हम यही बता रहे हैं कि इकोनॉमिकली डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ द पावर, कि भाई कम दाम में पब्लिक के लिए इजी अवेलेबल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पावर स्टेशन शुड बी लोकेट सेंटर ऑफ द लोड एरिया, मतलब कि आपका लोड एरिया जहाँ पे ज़्यादा है वैसी जगह पे आप लगा सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि यहाँ पे साबरमती वाला जो हमारा प्लांट है तो वो हमारे अपने साथ पता ही है कि वो कैसे लोकेशन पे है, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो वो रिमोट एरिया के हिसाब से हम नॉर्मली रखते हैं। बट जब आपका लोड डिमांड बहुत ज़्यादा हो ऐसा एरिया है तो वहाँ पे पावर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मान लो कि वहाँ पे लॉसेस अगर डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस या ट्रांसमिशन लॉसेस अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो एट दैट टाइम आपको ऐसे लोकेशन के नज़दीक जहाँ पे आपका लोड ज़्यादा रहता है तो ऐसे एरिया पर भी लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर वी हैव टू कीप इन माइंड दैट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट पर किलोवाट आवर जनरेशन, मतलब कि जितने यूनिट्स हम जनरेट कर रहे हैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बनता है कि इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट, क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंट पावर प्लांट हो वही हमारे लिए इजी टू इंस्टॉल एज वेल एज टू मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये सारे बेसिक पैरामीटर को आप पॉइंट आउट करते हो या फिर नज़र में रखते हो तब जाके आपका जनरेशन प्लानिंग कंप्लीट होता है। तो ये भी 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन है। अगर 7 मार्क में पूछते तो ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे जो 7 उसके मेन फैक्टर्स है वाइल वी आर डिजाइनिंग दी या फिर प्लानिंग ऑफ दी जनरेशन एट दैट टाइम वी हैव टू कीप इन माइंड एंड वी हैव टू डिस्कस दिस पॉइंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आपको याद भी रखने हैं और उसे एलोबरेट भी करना है। अगर 4 मार्क के लिए या 3 मार्क में पूछते हैं ये क्वेश्चन तो आपको सिर्फ उसको बेसिक इंट्रोडक्शन देना है कि जनरेशन प्लानिंग क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है और इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं। जबकि अगर वो 7 मार्क के लिए वो क्वेश्चन आता है इन योर GTU एग्जामिनेशन तो आपको क्या करना है कि ये एक एक पॉइंट है जो कि साथ के साथ जो फैक्टर्स मैंने यहाँ पे अभी आपको एलोबरेट किए डिस्कस किए वही सारे आपको वहाँ पे भी लिखने हैं, तो आपके लिए ये काम काफ़ी इजी भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम सिर्फ ये 2 टॉपिक का हम डिस्कशन रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा ट्रांसमिशन प्लानिंग। ठीक है, ओके। सो टिल देन अगर आपको कोई क्वेरी तो पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।